तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने सोड फेरी की हेल्प के साथ 5 एलिमेंट सोड डाओ बॉडी को फोर्ज कर लिया। अब वो मार्शल आर्ट नहीं बल्कि डाओ सोड को कल्टीवेट करेगा। साथ ही उन्हें पता चला कि शियार के पास तो सबसे रेयर लोटस की ब्लड लाइन है। तो फेरी और यान जियांग ने मिलकर उसे भी अवेकन करने में शियार की मदद की, जिसके बाद ये लोग कल्टीवेशन करने के लिए एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे। मगर तभी वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट इन पर अटैक करने आ चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लायन बीस्ट ने यान जियांग पर हमला कर दिया, मगर यान जियांग समय रहते पीछे हट चुका था। उतने में ही उस लायन बीस्ट ने सीधे यान जियांग पर छलांग लगा दी। यहाँ पर यान जियांग भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी एक और कल्टीवेटर ने पीछे से लायन बीस्ट पर अटैक कर दिया। वो अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए लायन बीस्ट को पियर्स कर देता है, जिसके चलते बीस्ट को नीचे आना पड़ गया। अब लायन बीस्ट यान जियांग को छोड़कर इस कल्टीवेटर से निपटने वाला था। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्यूमुलेट करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया। उसका थंडरबॉल काफी तेजी के साथ उस कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर एक और बंदी पहुंच गई। वो तो अपने ग्रैंडफादर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। साथ ही मास्टर उसे बताने लगे कि कियानशी तुम यहाँ पर मत आना। और अब वो एल्डर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए क्रिसेंट मून स्लैश का यूज कर उस बीस्ट पर अटैक कर चुके थे, जिसके चलते उन दोनों हमलों में एक जोरदार क्लैश हो गया। लेकिन एल्डर देखते हैं कि उस लायन बीस्ट ने इनके क्रिसेंट मून स्लैश की धज्जियां उड़ा दी और अब वो बीस्ट इस एल्डर पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका था, जो देखकर एक सेकंड के लिए वो एल्डर भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। हालांकि यान जियांग ने समय रहते उस लायन बीस्ट पर जंप लगा दी। उसने तो उस लायन पर सवार होते हुए अपनी सोड सीधे उसकी सिर के आर पार घुसा दी थी। यान जियांग की ये मूव इतनी ज्यादा क्लास थी कि वो लायन बीस्ट वहीं पर मारा गया। तो इस तरह से यान जियांग ने इस एल्डर की जान बचा ली। उनसे पूछता है किसी ने आप ठीक तो होना, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लग गई? जिस पर वो एल्डर तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगे कि सर अगर आप सही वक्त पर उस पर अटैक नहीं करते तो शायद ये बीस्ट मुझे मार देता। आपने तो आज मुझे प्रोटेक्ट किया, इसलिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। इतने बड़े एल्डर को अपने सामने सिर झुकाता हुआ देखकर यान जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है सीनियर प्लीज मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मुझे इस लायन बीस्ट के गोल्डन हॉर्न और उसकी कोर की जरूरत थी, तो अगर आप परमिशन दो तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ? दरअसल इस एल्डर का नाम था सोंगशिया और उनके साथ ही उनकी ग्रैंड डॉटर कियानशी। एल्डर सोंगशिया यान जियांग से कह रही थी कि आप ही ने इस गोल्डन लायन को खत्म किया है, तो इस कोर और उसके हॉर्न पर आपका ही अधिकार है। प्लीज मुझसे परमिशन मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही उस गोल्डन लायन की कोर और उसके हॉर्न को निकाल लेता है। यहाँ पर एल्डर सोंगशिया कहने लगे कि मेरे ख्याल से तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन के कल्टीवेटर हो, क्या तुम भी यहाँ पर फ्लेम ग्रास की तलाश में आए थे? अब यान जियांग ने तो फ्लेम ग्रास का जिक्र ही पहली बार सुना था, इसलिए वो एल्डर सोंगशिया से इस ग्रास के बारे में पूछने लगा। तो एल्डर सोंग ने तुरंत ही उसे फ्लेम ग्रास दिखा दी। वो कह रही थी कि मुझे इस ग्रास की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर कियानशी को हील कर पाऊँ। अगर ये ग्रास हमें मिल जाए तो शायद हम कियानशी की जान बचा ले। तो क्या मैं ये फ्लेम ग्रास ले सकता हूँ? अब यहाँ पर यान जियांग कंफ्यूज था कि आखिर इस बंदी को ऐसा क्या हो गया कि उसे इस फ्लेम ग्रास की जरूरत पड़ रही। वहीं पर सोड फेरी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो यान जियांग से कहती कि उस एल्डर को बता दो कि ये फ्लेम ग्रास उसकी ग्रैंड डॉटर की जान नहीं बचा सकती। अब यान जियांग फेरी से इसके पीछे की वजह जानना चाहता था, तो सोड फेरी कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बॉडी को पजेस करना होगा ताकि मैं इस लड़की को चेक कर पाऊँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी इलनेस को हील कर पाऊँ। तुम एक काम करो, उस बंदे ने पहना हुआ सोल क्रिस्टल मेरे हवाले करो। जिसके बाद फेरी ने यान जियांग की बॉडी को भी पजेस कर लिया। अब फेरी यान जियांग के फॉर्म में ही इन लोगों से बात करने लगी। वो उन्हें बता रहा था कि फ्लेम ग्रास एक सेकंड ग्रेड का स्पिरिचुअल मेडिसिन है। इसमें वो एबिलिटी बिल्कुल नहीं कि आपके ग्रैंड डॉटर की जान बचा पाए। अब ये सुनकर एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा हैरान हो गए। उससे पूछते कि क्या तुम कियानशी की हिडन इलनेस को भी देख पा रही हो? जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि हो सकता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर के पास 9 इन बॉडी है। ये 9 इन बॉडी तो हजारों सालों में बस एक बार ही अपीयर होती, यानी कि ये बंदी नेचुरली गिफ्टेड है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन लो होने की वजह से 9 इन फोर्स की बढ़ती हुई पावर को हैंडल नहीं कर पा रही, जिसके चलते 9 इन फोर्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि अब वो उसकी बोन मैरो तक पहुंच चुकी है। अगर इस फोर्स को अभी भी रोका नहीं गया तो शायद ये कियानशी को खत्म कर दे। ये सारी बातें सुनकर तो एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा हैरान थे। वो यान जियांग से कहते हैं कि आपने तो कियानशी की हिडन इलनेस को भी पहचान लिया। हमने कियानशी को हील करने की कई सारी कोशिशें की, लेकिन हर बार हम नाकाम रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिसका यूज करके हम इसे ट्रीट कर पाए? जिस पर यान जियांग कह रहा था
बिल्कुल, मैं कियानशुई को हील करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बस उसके बदले में आपको कियानशुई ने पहना हुआ पेंडेंट मेरे हवाले करना होगा। वेल, क्रिस्टल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो कियानशुई ने तुरंत ही अपना पेंडेंट उतार कर सीधे यानजियांग के हवाले कर दिया। वेल, इस क्रिस्टल को हासिल करने के बाद सोड फेरी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके बाद वो कियानशुई से कहती कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो। यहाँ पर कियानशुई थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, जो देखते ही सोड फेरी को हंसी आने लगी। अब जैसे कियानशुई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, यानजियांग उसे थाम लेता है। इधर यानजियांग ने नोटिस किया था कि इस बंदी की बॉडी हद से ज्यादा कोल्ड है, तो कियानशुई को बता देता है कि तुम 9 फोर्स के बैकलैश से जूझ रही हो, और ये कोई आजकल की बात नहीं बल्कि तुम 3 सालों से इसे झेलते आ रही। जिस पर कियानशुई बता रही थी कि हाँ, मैं 3 सालों से इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो यानजियांग उसे बता रहा था कि 9 फोर्स का बैकलैश हद से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम्हारी जगह कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होता तो शायद वो कब का ही मारा जाता, लेकिन तुम इस बैकलैश को अभी भी हैंडल कर रही, क्योंकि तुमने कई सारे एलिक्सर पिल्स और मेडिसिन कंज्यूम करते हुए 1 स्टार वॉरियर रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया, और उसी की ताकत ने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है। तो कियानशुई उसका जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने मुझे बचाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लगाए। उन्होंने कई सारे खतरों का सामना करते हुए मेरे लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट किए। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर और फादर को जाता है। ये सब सुनकर एल्डर सोंगशिया कियानशुई से कह रहे थे कि तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा ये इलनेस खत्म हो जाए। दरअसल ये सोंग फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा पोलाइट थे, इसीलिए तो यानजियांग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब अगले सीन में हम देखते कि यानजियांग अपने डिवाइन पावर्स को कियानशुई की बॉडी में ऐड कर रहा था। इस प्रोसेस में यानजियांग ने कियानशुई की 9 फोर्स के बैकलैश को थोड़ा सा कम कर दिया था। हालांकि सोड फेरी की सोल पावर काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो इस प्रोसेस को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकती थी, जिसके चलते यानजियांग कियानशुई को बताने लगा कि आज के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। कुछ दिनों तक 9 फोर्स का बैकलैश तुम्हें जरा भी तंग नहीं करेगा। अब हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना है। कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से तुम्हें ट्रीट करूंगा। बस इसी दरमियान तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। जितनी जल्दी तुम लेवल अप करोगी उतना ही 9 फोर्स का इम्पैक्ट तुम पर कम होगा। यहाँ पर एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कियानशुई से पूछने लगे कि मेरी बच्ची, क्या तुम्हें थोड़ा सा अलग फील हो रहा है? जिस पर कियानशुई बताने लगी कि मेरी बॉडी जो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा ठंडी थी वो अचानक से वार्म हो गई। जो सुनते साथ ही एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा खुश हो गए। उन्हें कियानशुई को बचाने की एक उम्मीद मिल चुकी थी, जिसके चलते वो यानजियांग का तुरंत ही शुक्रिया अदा करने लगे। उससे कहते कि आपने मेरे साथ साथ कियानशुई की भी मदद की, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमारी सोंग फैमिली बिना सोचे समझे आपकी हेल्प करेंगी। इतना ही नहीं, एल्डर सोंगशिया ने खुश होकर यानजियांग को एक स्पिरिट सोर्स जेड स्टोन भी दे दिया, जो कि काफी ज्यादा कीमती और रेयर है। यानजियांग को पता था कि ये स्टोन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, तो वो उसे एक्सेप्ट करते हुए मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। अब यहाँ पर कियानशुई यानजियांग से कहने लगी कि सीनियर, क्या आप अपना एड्रेस हमें बता सकते हो ताकि ट्रीटमेंट के लिए अगली बार हम आपके पास आ सकते हैं। जिस पर यानजियांग कहने लगा कि उससे तो अच्छा ये है कि आप एक कम्युनिकेशन बीड आपके पास रखो। ठीक 3 दिनों बाद आप इस कम्युनिकेशन बीड का यूज करके मुझसे कांटेक्ट करना। आपका पैगाम मिलते ही मैं तुरंत ही आपसे मिलने आ जाऊंगा। 3 दिनों के बाद हम आपके 9 फोर्स को एक्सट्रीम लेवल तक सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। बस तब तक आपको अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। जिस पर कियानशुई हाँ बोलती हुई तुरंत ही उस कम्युनिकेशन बीड को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद यानजियांग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर कियानशुई कह रही थी, सीनियर आपने तो मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, लेकिन तब तक यानजियांग वहाँ से जा चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यानजियांग और सोड फेरी वापस से सेक्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर सोड फेरी कियानशुई ने दिए हुए क्रिस्टल को रिफाइन कर रही थी, जिससे उनकी स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी के साथ रिप्लेनिश हो गई। वहीं पर यानजियांग भी कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। यहाँ पर हम उसके 5 एलिमेंट सोड डाओ बॉडी को देख पाते हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी और उसमें से 2 सोड फोर्ज हो चुकी थी। अब वो सोड एक दूसरे के आसपास रिवॉल्व होते हुए तुरंत ही मर्ज हो गई। तो यानजियांग कल्टीवेशन से बाहर आकर उसी सोड का यूज करके एक स्लैश अटैक रिलीज कर चुका था, जो कि काफी ज्यादा शार्प और स्विफ्ट है। यहाँ पर सोड फेरी भी यानजियांग की तारीफें करने लगी। वो कहते ही, यान मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी सोड फोर्स की 2nd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। मैंने कई सारे जीनियस को ट्रेनिंग दी है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। अगर तुम इसी स्पीड से आगे बढ़ते गए तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही तुम सोड फोर्स के पिक रैंक पर पहुंच जाओगे।
यहाँ पर यांजियांग अपने मास्टर से कहने लगा कि 5 एलिमेंट सोर्ड डाओ काफी ज्यादा प्रोफाउंड है। क्या आप मुझे सोर्ड डाओ और मार्शल आर्ट की डिवाइन टेक्निक का फर्क बता सकती हो? तो सोर्ड फेरी उसे बताने लगी कि 5 एलिमेंट सोर्ड डाओ में सेमी गॉड लेवल की डिवाइन टेक्निक है। अब ये सुनकर यांजियांग काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था मास्टर, जहाँ तक मैं जानता हूँ मार्शल डिवाइन टेक्निक 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनमें होंगी हेवन, अर्थ, मिस्टिक एंड येलो। मैंने तो आज तक कभी इस गॉड लेवल का जिक्र भी नहीं सुना था। तो सोर्ड फेरी उसे एक्सप्लेन करने लगी कि 5 एलिमेंट सोर्ड डाओ काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर इसे उसकी एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट किया जाए तो तुम्हारी सोर्ड की काफी ज्यादा भयानक हो जाएगी। तुम्हारा एक ही स्लैश 9 प्रोविंसेस तक अपनी लाइट को फैला सकता है। यानी कि अगर तुमने यहाँ पर एक स्लैश रिलीज किया तो उसकी रोशनी को यहाँ से हजारों मीलों दूर लोग भी देख सकते हैं। वैसे तो मार्शल आर्ट में हेवन लेवल को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन अगर तुम सेमी गॉड लेवल पर पहुँच जाओ तो हेवन लेवल तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगी। वैसे भी हेवन लेवल के कल्टीवेटर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त तुम उनसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। बस शर्त इतनी है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो। तुम्हें सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ही ध्यान देना होगा। चलो जल्दी से गोल्डन लायन को हॉर्न और उसकी कोर बाहर निकाल लो। अब तुम्हें उसे भी रिफाइन करना होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि 5 एलिमेंट सोर्ड डाओ की पावर कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। जो सुनते साथ ही यांजियांग ने गोल्डन लायन की डिमोनिक कोर को मास्टर के हवाले कर दिया। यहाँ पर मास्टर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए इस कोर को एक लायन में बदल दिया था। वेल, इसी कोर में उस डिमोनिक बीस्ट की सारी पावर मौजूद थी और अब बस यांजियांग को उसे रिफाइन करना है। यहाँ पर मास्टर उसे बता रही थी कि तुम्हें इस गोल्डन लायन को निगलना होगा। इसके अलावा तो तुम इसे रिफाइन ही नहीं कर सकते। तो यांजियांग तुरंत ही उनकी बात मान जाता है। उसने फटाफट से उस गोल्डन लायन को स्वैलो कर लिया। यहाँ पर मास्टर उसे बता रही थी कि चलो जल्दी से 5 एलिमेंट सोर्ड डाओ बॉडी को एक्टिवेट कर लो। तुम्हारी बॉडी में मौजूद 5 एलिमेंट्स इस रिफाइनिंग प्रोसेस में तुम्हारा साथ देंगे। तो यांजियांग तुरंत ही अपनी मास्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा। उसने जल्दी से अपने 5 एलिमेंट डाओ को बाहर निकाल लिया था। साथ ही साथ गोल्डन लायन भी वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जो कि पहला तो रिफाइनिंग की प्रोसेस को रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन 5 एलिमेंट की पावर के सामने उसकी एक न चली। वो 5 एलिमेंट्स गोल्डन लायन को रिफाइन होने पर मजबूर कर रहे थे, जिसके चलते फाइनली ये रिफाइनिंग की प्रोसेस पूरी हो गई। अब तो यांजियांग के पास एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन लायन की पावर आ चुकी थी। यहाँ पर सोर्ड फेरी उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा। तो यांजियांग उन्हें बताने लगा कि मास्टर, मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा कि मैं एक 6 स्टार के मार्शल वॉरियर का भी मुकाबला कर पाऊंगा। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि डिमोनिक कोर्स में ऐसी भयानक पावर होती है। अगर मैं ऐसी स्पीड से कल्टीवेट करता गया तो फिर टियानशिए का मुकाबला करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। गाइस, यहाँ पर यांजियांग उस बंदे का जिक्र कर रहा है जिसने यांजियांग की मेरिडियंस को ब्रेक किया था। अगर वो 2 साल कड़ी मेहनत करे तो टियानशिए जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा पाएगा। उस बंदे की वजह से यांजियांग काफी ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ था। टियानशिए ने उसके साथ जो किया, यांजियांग उसका 1000 गुना ज्यादा वापस लौटाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांजियांग ने गोल्डन लायन को खत्म करके सोंग फैमिली के एल्डर सोंगशिया की जान बचा ली। साथ ही साथ एल्डर सोंग की ग्रैंड डॉटर qianxue के 9 इन फोर्स के बैकलैश को सप्रेस करने में भी उसकी मदद करता है, जिसके चलते मास्टर सोंग ने खुश होकर उसे क्रिस्टल रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया। उसी क्रिस्टल का यूज करते हुए सोर्ड फेरी ने अपनी पावर्स को रिप्लेनिश किया था। साथ ही गोल्डन लायन की कोर और उसके हॉर्न का यूज करते हुए यांजियांग 5 एलिमेंट सोर्ड बॉडी की 2nd लेवल पर पहुंच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियार को देख पाते जो कि सुबह सुबह यांजियांग से मिलने पहुंच चुकी थी। उससे कहती, जीजा जी अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? लेकिन तभी उसने देखा कि यांजियांग ने तो शर्ट पहना ही नहीं, इसलिए शियार ने तुरंत ही अपना मुंह घुमा लिया। वहीं पर यांजियांग भी काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो कहता है, शियार कभी भी दूसरों के रूम में नॉक करके घुसना चाहिए, लेकिन तुम हो कि तुम्हें ये सारी तहजीब पता ही नहीं। जिसके बाद यांजियांग फटाफट से अपने कपड़े पहन लेता है। शियार उससे कह रही थी, बड़े भाई क्या आप मेरे साथ इनर डिसाइपल्स की गैदरिंग में चलोगे? जिस पर यांजियांग ने मना किया। वो कह रहा था कि मुझे इस गैदरिंग वाली चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं, एक काम करो तुम वहाँ पर अकेली चली जाओ। लेकिन शियार तो उसे मस्का मारने लगी। वो कह रही थी कि मैं उन डिसाइपल्स में किसी को भी नहीं जानती, अगर आप मेरे साथ आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी उन सभी कल्टीवेटर्स ने हाल ही में हमारे सेक्ट को ज्वाइन किया है, तो अगर आप उनसे मिलोगे तो आपकी भी उनसे दोस्ती हो जाएगी। तो यांजियांग उसे समझाने लगा कि देखो मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है, मुझे अब
तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठना होगा। तो शियार कह रही थी ठीक है आप मत आओ, फिर मैं अपनी बड़ी बहन को बता दूंगी कि आपने मुझे बुली किया था। जो सुनते साथ ही बेचारा यान जियांग हैरान हो गया। शियार के पास उसे मैनिपुलेट करने का तरीका है, ये बात आज उसे पता चल गई। तो कहते ठीक है चलो इस बार मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी। जो सुनते साथ ही शियार काफी ज्यादा खुश हो गई। जिसके बाद हमें इनर डिसाइपल्स की गैदरिंग दिखाई गई। इन सभी लोगों ने हाल ही में इस सेक्ट को ज्वाइन किया था। उतने में ही शियार यान जियांग के साथ वहाँ पर पहुँच गई। तो सभी डिसाइपल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही शियार यान जियांग को इन सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगी। वो उन्हें बता रही थी कि ये है मेरे सीनियर ब्रदर यान जियांग, इन्होंने भी हाल ही में हमारे सेक्ट को ज्वाइन किया। वहीं पर एक बंदी कहने लगी कि वाह तुम्हारे सीनियर तो काफी ज्यादा हैंडसम हैं। अगर इनकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो मुझे इनसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। जिस पर शियार कह रही थी ना ना ये तो होने से रहा, तुम में से कोई भी मेरी सीनियर ब्रदर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। जिसके बाद ये दोनों भी गैदरिंग में जाकर बैठ गए। वहाँ पर वे नाम का बंदा था जिसने यान जियांग को देखते ही पहचान लिया। वो कह रहा था यान तुम्हें यहाँ देखने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसे सड़क छाप कुत्ते ने खुद को इतना अपग्रेड कैसे कर लिया। कई सालों से तुम टांग फैमिली के टुकड़ों पर पलते आ रहे थे और आज अचानक से इस स्टार क्लाउड फैक्शन के इनर डिसाइपल बन गए। यहाँ पर यान जियांग इस बंदे को पहली बार देख रहा था। वो कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? जिस पर वे कह रहा था अरे यान जियांग प्लीज अभी नौटंकी बंद कर दो। जिसके बाद वो हॉल में मौजूद सभी इनर डिसाइपल से कहने लगा कि चलो आज मैं तुम्हें इस यान जियांग का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी था तो इसने मेरे सीनियर ब्रदर टियानशिए को मुकाबले के लिए चैलेंज किया और फिर क्या मेरे सीनियर टियानशिए ने इसे इसकी औकात याद दिला दी। उन्होंने इसकी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करते हुए इसका सारा घमंड तोड़ मरोड़ दिया। ये तो पूरी तरह से अपाहिज हो चुका था, जिसके चलते इसे टियानी मार्शल अकेडमी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। एक वक्त में ये बंदा खुद को टियानी अकेडमी का जीनियस बोलता था, लेकिन फिर ये उसी अकेडमी का एक जोक बन गया। वहाँ मौजूद इनर डिसाइपल से सारी बातें सुन रहे थे और उतने में शियार वही पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम अपनी बकवास जल्दी से बंद कर दो, अगर अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी मेरे सीनियर यान जियांग की पास्ट के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अभी के अभी मेरे सीनियर यान जियांग के सामने माफी मांगो, वरना फिर मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी। हालांकि वे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था शियार मेरे ख्याल से तुम इस बंदे की भोली सी शक्ल देखकर धोखा खा गई। इसकी ब्लड लाइन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये स्टार क्लाउड फैक्शन का डिसाइपल बन ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से जरूर से इस बंदे ने कोई चीटिंग की है। अभी सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लड़कियां यान जियांग को घूरने लगी। यहाँ पर यान जियांग को भी इस वे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने 01 से प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ पर ज्यादा मसले खड़े नहीं करेगा, इसलिए वो एकदम खामोश रहकर वे टियान की सारी बकवास बातों को सुनने लगा। हालांकि शियार का पेशेंस लेवल काफी ज्यादा कम था। वो वेटियान से कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है तुम काफी ज्यादा ग्रेट हो? अरे वेटियान मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें पता है। मुझे तो सुनने में आया कि तुम्हें भी टियानी मार्शल अकेडमी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल अब वेटियान को घूरने लगे। तो वेटियान खुद के डिफेंस में बताने लगा कि मुझे वहाँ से धक्के मारकर निकाला नहीं गया था, बल्कि मैंने खुद ही टियानी मार्शल सेक्ट को छोड़ दिया। हालांकि यान जियांग का केस थोड़ा सा अलग है, इसे वाकई एक लूजर समझकर निकाल दिया गया था, इसलिए मुझे इस कचरे के साथ कंपेयर करने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर शियार करी थी ओहो देखो तो तुम्हें अपनी इज्जत बचाना काफी अच्छे से आता है। वेटियान जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तुम मेरी सीनियर यान जियांग को लूजर बोल रहे हो, लेकिन असली वाले लूजर तो तुम हो। तुम्हें पता चला था कि हेवन पाथ का चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करने से इतना ज्यादा घबरा रहे थे कि टियानी मार्शल सेक्ट ने तुम्हें निकाल दिया। शियार की बातें सुनकर तो वे टियान के खून में मानो आग लग गई थी। वहीं पर शियार बता रही थी कि मेरे सीनियर यान जियांग तुमसे हजारों लाखों गुना बेटर हैं। उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक चैलेंज का मुकाबला किया है, इसलिए तुम्हारे जैसे बंदे की इतनी औकात नहीं कि उन पर उंगली उठाओ। और अब अगर तुमने मेरे सीनियर से माफी नहीं मांगी तो इसका बदला मेरी तांग फैमिली जरूर लेगी। हालांकि वे टियान अपनी जगह पर कायम था। वो कहता है कि मैं इस लूजर से माफी नहीं मांगूंगा। तो शियार
शियार कह रही थी ठीक है, फिर देखते जाओ कैसे मेरी तांग फैमिली तुम्हारी बैंड बजाएगी। जिसके बाद शियार यान जियांग से कहने लगी कि अब तो मुझे इस गैदरिंग में रुकने का जरा भी मन नहीं, मेरे ख्याल से हमने वापस लौट जाना चाहिए। तो यान जियांग कह रहा था ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ की चाय जरा भी पसंद नहीं आई। अब ये लोग वहाँ से जा रहे थे कि तभी उनके सामने एक और बंदे की एंट्री हो गई। वेल इस बंदे का नाम है वेलिन और ये अपने चमचे के साथ इस गैदरिंग को अटेंड करने पहुंच चुका था। वेलिन को देखकर तो वेटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये उसका कजिन था। वेलिन शियार से कहने लगा कि यहाँ पर तुमसे मिलने की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी, क्यों ना एक एक प्याली चाय की हो जाए। जिस पर शियार ताना मारते हुए कहने लगी कि तुम्हारे साथ चाय पीने से बेहतर है मैं जहर पी लूं, चलो जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो। हालांकि वेलिन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है शियार चाय तो तुम्हें मेरे साथ पीनी ही होगी, उसके बिना तो तुम इस पवेलियन के बाहर नहीं जा पाओगी। इतना ही नहीं, ये सभी नए डिसाइपल्स तुम्हारे साथ यहीं पर फंस जाएंगे, इसलिए बिना नखरे दिखाए मेरे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करो। तभी एक बंदा कहता है कि हम स्टार क्लाउड फैक्शन के इनर डिसाइपल हैं, तुम्हारे जैसे लोग हमें बुली नहीं कर सकते। अगर एल्डर को ये बात पता चली तो तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। जो सुनते साथ ही वेलिन उस बंदे पर भड़क गया। वो कह रहा था अरे वाह, तुम तो उल्टा जवाब देना भी जानते हो। जिसके बाद वो अपने चमचे को हुक्म देता है कि जाओ जाकर इसका मुंह तोड़ के आओ। जो सुनते साथ ही उस सर्वेंट ने सीधे जाकर उस डिसाइपल पर अटैक कर दिया। यहाँ पर वो बंदा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो बंदा कल्टीवेशन की हायर लेवल पर होने की वजह से उस डिसाइपल को बुरी तरह से घायल कर देता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके साथी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वेलिन जैसे पावरफुल बंदे से कोई पंगे नहीं लेना चाहता। वेलिन कह रहा था चलो अब यहाँ पर कोई बकवास नहीं करने वाला। साथ ही वेटियन सबको बताने लगा कि ये है मेरी कजन वेलिन, ये हमारी इस रेडमून सिटी के पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक है। साथ ही सिटी की सबसे फेमस रैम्पेज गैंग के ये लीडर है, इसलिए इनके सामने जरा तमीज से पेश आना। अगर किसी ने भी इन्हें ऑफेंड किया फिर तो तुम्हें ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। ये सब सुनकर तो वहाँ मौजूद फीमेल डिसाइपल डर के मारे सहम गई। इधर वेलियन तुरंत ही शियार की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर शियार भी इस बंदे के बारे में सुनकर काफी ज्यादा पैनिक हो चुकी थी और डर के मारे तुरंत ही पीछे हटने लगी। वहीं पर वेलियन कह रहा था शियार शायद अब तुमने अपना इरादा बदल दिया होगा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ चाय पीनी है, तो क्या अब तुम मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगी। अब वेलियन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए शियार को छूने की कोशिश कर रहा था, मगर उतने में यान जियांग ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और शियार को अपने पीछे सरकाते हुए कहने लगा कि वेलियन क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, इस बंदी ने तुम्हें ना बोला है तो तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, चुपचाप से हम यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। वेलियन कह रहा था कि पता नहीं ये जंगली कुत्ता कहाँ से आया, इसने तो मेरे सामने भौंकने की जुर्रत की है, मेरे ख्याल से अब हमें इसका भी मुंह तोड़ना होगा। तो उसका सर्वेंट कहने लगा जी मालिक, अभी मैं इसका मुंह तोड़ता हूँ। अब इससे पहले कि वो सर्वेंट यान जियांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाए, यहाँ पर यान जियांग ने अपनी सोड एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी चपेट में आते ही वेलिन का सर्वेंट बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर जाकर पटक गया। अभी देखते साथ ही वहाँ मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यान जियांग के पास इतनी जबरदस्त पावर होगी। वहीं पर वेटियन का मुंह तो खुला के खुला रह गया। वो सोच रहा था कि यान जियांग की ब्लड लाइन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फिर इसके पास इतना भयानक सोड इंटेंट कहाँ से आ गया, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ ही यान जियांग वेलिन से कह रहा था कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं, अगर अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो मैं थोड़ी देर और रुकने के लिए तैयार हूँ। इधर वेलिन तो अपने सर्वेंट की ऐसी हालत देखकर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज था, जिसके बाद वो गुस्से में यान जियांग से कहने लगा कि तुमने एक यंग मास्टर के सामने बदतमीजी की है, अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो तुरंत ही यान जियांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर यान जियांग ने वेलिन के पंच को डॉज कर दिया था, तो वेलिन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए यान जियांग पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करने लगा। हालांकि यान जियांग ने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सारे हमलों को डॉज कर दिया था। इससे तो अब वेलिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। यान जियांग तो उसकी आंखों के सामने बार बार वैनिश होता जा रहा था, जिसके चलते वेलिन कंफ्यूज होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगा और तभी अचानक से यान जियांग उसके सामने अपीयर हो जाता है। तो इस बार उस बंदे ने तुरंत ही अपनी रन पावर को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वो यान जियांग पर अटैक करने
करने के लिए सीधे उस पर कूद चुका था। वहीं पर यांजियांग काफी केयरफुली उसकी मूव को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वेलिन के अटैक को काउंटर करने लगा। इन दोनों ने एक दूसरे पर पंच हिट कर दिया था, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होते हुए वेलिन को काफी पीछे पुश कर देती है। इस एक ही ब्लो में वेलिन को पता चल चुका था कि वो इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकता, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए तुरंत ही उस हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ पर यांजियांग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला। वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए वेलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि तुमने यहाँ पर काफी सारा तमाशा किया है, तो बिना पनिशमेंट के तुम्हें यहाँ से जाने देना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। यहाँ पर यांजियांग ने वेलिन को सप्रेस करते हुए सीधा घुटनों पर ला के रख दिया, जो देखकर वेलिन इन सबके सामने काफी ज्यादा जलील हो गया। वो कह रहा था, बच्चे आज तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। मैं जरूर से इस अपमान का बदला लूंगा। उसकी बातें सुनकर यांजियांग को हंसी आ रही थी। वो कहता है, कुत्ते ज्यादा भौंक मत, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगा। चल अब अच्छे से मेरे सामने सिर झुका। जिसके बाद यांजियांग उसके सिर पर एक चमाट लगाते हुए सीधा उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर वेलिन गुस्से में पूरा तिल मिला गया था। साथ ही वेटियान यांजियांग से कहता है कि क्या तुम्हें खबर भी है तुमने किसका अपमान किया? मेरा भाई रैम्पेज गैंग का मेंबर है। अगर स्टार क्लाउड फैक्शन के एल्डर्स को ये बात पता चली तो वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस गुस्ताखी की वजह से रैम्पेज गैंग के लोग हमें भी मार सकते हैं। जो सुनते साथ ही यांजियांग ने अपनी सोर्ड स्ट्राइक का यूज करते हुए वेटियान को करारा जवाब दिया। इस एक ही स्ट्राइक में वो बंदा बुरी तरह से घायल हो चुका था। वहीं पर शियार यांजियांग से कह रही थी कि अब हमने इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ जो गुस्ताखी की थी आपने उन्हें उसकी सजा दे दी। तभी यांजियांग वेलिन से कहने लगा कि चाहे तो किसी भी गैंग का मेंबर क्यों ना हो, मुझे तेरे से कोई डर नहीं। अगर तुझे मुझसे बदला लेना है तो कभी भी आ जाना, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। वेलिन तो बस गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। यांजियांग ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि फिलहाल के लिए ये बंदा किसी से पंगे नहीं लेगा। इतना ही नहीं, यांजियांग ने तो खुद ही इस बंदे को ओपनली चैलेंज किया था कि तू कभी भी आकर मेरे साथ फाइट कर सकता है। जिसके बाद वो शियार को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।